आइए सीधे विषय पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम भारतीय राजनीति के एक बेहद अहम और निर्णायक मोड़ पर गहराई से नजर डालने वाले हैं। 1932 का पूना पैक्ट। ये इतिहास का वो पन्ना है जहां दो बहुत ही महान विचारकों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक गहरा वैचारिक टकराव हुआ था। आज हम उन दस्तावेजों और ऐतिहासिक साक्ष्यों को खंगालेंगे जिन्होंने भारतीय राजनीति की पूरी दिशा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दी। आज के इस विश्लेषण का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे डॉक्टर अंबेडकर के व्यापक दृष्टिकोण से, फिर बात करेंगे कम्युनल अवार्ड की, गांधी जी के विरोध की, पूना पैक्ट नाम की विवशता की, इसके राजनीतिक असर की, और अंत में आज की दलित राजनीति पर इसका क्या प्रभाव है, इसे समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, डॉक्टर अंबेडकर का राजनीतिक दृष्टिकोण। अक्सर लोग सोचते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का विजन सिर्फ जाति आधारित राजनीति तक सीमित था, लेकिन सच तो यह है कि उनका सपना एक ऐसे वर्गविहीन समाज का था जहां हर शोषित को एक मजबूत मंच मिल सके। स्क्रीन पर दिख रही इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन और 1956 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि उनका ध्यान केवल कुछ तात्कालिक समाधानों पर नहीं था, बल्कि वो लंबे समय तक टिकने वाले संस्थागत ढांचे तैयार कर रहे थे। उदाहरण के लिए 1936 में बनी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के मैनिफेस्टो को ही ले लीजिए। इसे जानबूझकर बहुत ही व्यापक रखा गया था। इसमें सिर्फ एक वर्ग नहीं, बल्कि भूमिहीन किसानों, पट्टेदारों और सभी तरह के मजदूरों की समस्याओं को शामिल किया गया था। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, समाज के सभी कमजोर वर्गों को एक झंडे के नीचे लाना, ताकि एक मजबूत लोकतांत्रिक मोर्चा तैयार हो सके जो पूंजीपतियों और जमींदारों के शोषण का डटकर मुकाबला कर सके। अब आते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे अहम पड़ाव पर, कम्युनल अवार्ड और पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो समझिए ये कम्युनल अवार्ड आखिर था क्या। 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की, जिसने डिप्रेस्ड क्लासेस यानी अछूतों को पृथक निर्वाचन या सेपरेट इलेक्टोरेट का स्वतंत्र अधिकार दे दिया। इसका सीधा सा मतलब था कि उनके लिए 78 विशेष सीटें आरक्षित कर दी गईं। और सबसे चौंकाने वाली बात, उन्हें दोहरा वोट देने का अधिकार मिला। जी हां, एक वोट से वे इन 78 सीटों पर अपना प्रतिनिधि खुद चुन सकते थे और अपने दूसरे वोट से सामान्य सीटों के सवर्ण उम्मीदवारों के लिए भी वोट कर सकते थे। भारत के इतिहास में पहली बार उन्हें इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत मिल रही थी। लेकिन यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा खंड, गांधी जी का विरोध और उनका ऐतिहासिक आमरण अनशन। यहां पर इतिहास के दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोण एकदम आमने सामने आ खड़े हुए। एक तरफ महात्मा गांधी थे, जिनका दृढ़ विश्वास था कि दलितों के लिए ये पृथक निर्वाचन हिंदू समाज को हमेशा के लिए बांट देगा और इससे समाज में हिंसा भड़क सकती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल यथार्थवादी थे। उनका सीधा तर्क था कि गांव की जो जमीनी हकीकत है, जहां भेदभाव रग रग में बसा है, वहां अछूतों के स्वतंत्र राजनीतिक अधिकारों के बिना उनकी स्थिति कभी सुधर ही नहीं सकती। इस वैचारिक टकराव का क्लाइमैक्स आता है 20 सितंबर 1932 को। महात्मा गांधी ने यरवदा जेल से ही पृथक निर्वाचन के विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि इस एक कदम ने पूरे देश पर कितना भारी नैतिक और राजनीतिक दबाव डाल दिया होगा। एक तरफ गांधी जी का विशाल जनसमर्थन था और दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर और एक पूरे हाशिए पर पड़े समाज के भविष्य का सवाल। और इसी भारी दबाव का नतीजा था हमारा अगला खंड, पूना पैक्ट, एक विवशता। पूरे देश में मची उथल-पुथल, हिंसा के डर और सबसे बढ़कर गांधी जी की जान बचाने के भारी दबाव के बीच 24 सितंबर 1932 को बहुत ही जल्दबाजी में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, 151। ये बहुत महत्वपूर्ण है। समझौते में आरक्षित सीटें 78 से बढ़ाकर 151 तो कर दी गईं, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जो सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचन का अधिकार था, वो पूरी तरह छिन गया और उसकी जगह संयुक्त निर्वाचन यानी जॉइंट इलेक्टोरेट ने ले ली। इसका डॉक्टर अंबेडकर के मन पर क्या असर हुआ, यह उनके इस सीधे और तीखे बयान में झलकता है। पूना पैक्ट में दलितों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक ये सिर्फ कोई राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि उनकी गहरी पीड़ा थी। उन्हें लगा कि गांधी जी के अनशन के कारण दलितों को अपने स्वतंत्र प्रतिनिधित्व के उस अधिकार की बलि देनी पड़ी जो उन्हें अभी अभी मिला था। आइए अब आगे बढ़ते हैं खंड 5 पर, इस पूना पैक्ट का राजनीतिक असर क्या हुआ। इतिहास से निकलकर अगर हम इसे राजनीति विज्ञान के नजरिए से देखें, तो हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा,
पूना पैक्ट ने आखिर चुनाव और वोटिंग के गणित को बुनियादी तौर पर बदल कैसे दिया? अब देखिए, इसका असर एक चेन रिएक्शन या रिपल इफेक्ट की तरह हुआ। संयुक्त निर्वाचन आते ही दलित उम्मीदवार पूरी तरह से सवर्ण मतदाताओं पर निर्भर हो गए, क्योंकि आरक्षित सीटों पर भी सवर्ण वोट निर्णायक बन गए थे। इसलिए स्वतंत्र दलित पार्टियां कमजोर पड़ने लगीं, और जो प्रतिनिधि चुनाव जीतकर आते थे वो अपनी मुख्यधारा की पार्टियों के एजेंडे से इस कदर बंधे होते थे कि पार्टी लाइन से हटकर अपने समाज के मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से बोलना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो गया। और इतिहास की इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? ये नई व्यवस्था इतनी ज्यादा हावी हो गई कि खुद डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने दलित राजनीति की पूरी नींव रखी थी, उन्हें भी 1952 और 1954 के चुनावों में इसी संयुक्त निर्वाचन के नए वोटिंग गणित के कारण हार का सामना करना पड़ा। चलिए अब अतीत से लौटकर वर्तमान में आते हैं। खंड 6, आज की दलित राजनीति। अगर हम आज के परिदृश्य को देखें तो साफ नजर आता है कि डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों पर बनी आरपीआई जैसी पार्टियां समय के साथ कैसे कई छोटे छोटे गुटों में बिखर गईं। स्रोतों से पता चलता है कि राजनीतिक निर्भरता की वजह से इन गुटों को अलग अलग बड़ी पार्टियों से समझौते करने पड़े। बाद में जब बहुजन समाज पार्टी का उभार हुआ तो सत्ता हासिल करने की होड़ में वहां भी वैचारिक समझौते हुए और पार्टी ने बहुजन से सर्वजन की तरफ अपना रुख कर लिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? धीरे धीरे स्वतंत्र और असली मुद्दों की जगह वोट बैंक की अवसरवादी राजनीति ने ले ली। जाति आधारित राजनीति ने कुछ नेताओं को तो जरूर मुख्यधारा में ला दिया, लेकिन जो जमीनी मुद्दे थे वो कहीं पीछे छूट गए। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस व्यापक और मुद्दा आधारित राजनीति का विजन रखा था वो इस निर्भरता के कारण हाशिए पर चला गया। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या आज की आधुनिक राजनीति खुद को इस जातिगत वोट बैंक की बेड़ियों से आज़ाद कर पाएगी? क्या जातियों की राजनीति से ऊपर उठकर समानता, न्याय और असली जन मुद्दों पर आधारित उस मूल विजन की ओर वापस लौटना मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी हमारा लोकतंत्र तलाश रहा है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको इस जटिल इतिहास को एक नए नजरिए से समझने में मदद मिली होगी।